शहीद चंद्रशेखर आजाद एवं लोकमान्य तिलक की जयंती पे आज के टाइम थर्ड वेव की एक कॉन्स्पिरेसी या एक खेल जिसको बोलें, ये बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है, जिसको थर्ड वेव नाम दिया है। और इसमें देश के बच्चों के जीवन को खतरे में रखा जा सकता है, या उसका जो प्रोटोकॉल है उसके विषय में आपको कुछ तथ्य और आंकड़े रखूंगा जो हो सकता है आपको समझ में आए और आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि बच्चों का जीवन काफ़ी ज़रूरी होता है। और हम भी किसी न किसी के बच्चे हैं, आप भी किसी न किसी के बच्चे थे या हैं अभी। और जो सर्दी खांसी जुकाम है उसी को डेल्टा वायरस, डेल्टा प्लस वायरस के बारे में को मैनिपुलेट करके बताया जा रहा है, डराया जा रहा है, क्योंकि डिजिटल मीडिया है। तो उसके बारे में आपको कुछ तथ्य आंकड़े रखूंगा। तो उस तथ्य के अनुसार आपको ये चीज़ समझना है कि ये एक बिल्कुल सर्दी खांसी जुकाम बुखार है और जो सालों साल से होता आया है, कोई नया वायरस नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं लगता है तो आप अपने प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। फर्स्ट वेव ओल्ड एज के लिए आई थी, सेकेंड वेव आई थी यंगस्टर्स के लिए और थर्ड वेव आई थी चिल्ड्रंस के लिए। तो मेरा मानना यह है कि कभी कोई वायरस इस तरीके से बता के नहीं आता है कि भाई जो वायरस है वो बता के आएगा कि मैं एज के अनुसार आऊँगा, 65 साल से ऊपर के एज के मैं आऊँगा, फर्स्ट वेव में आऊँगा। सेकेंड वेव में यदि आऊँगा तो 45 साल से लेके 65 साल के बीच से आऊँगा, या थर्ड वेव में आऊँगा तो 25 साल या 18 साल से नीचे के बच्चों में आऊँगा। तो कभी कोई वायरस इस तरीके से नहीं आता। इसमें जो वायरस थर्ड वेव का जो गेम है ये एक पूरी वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें आपको मेडिसिन्स, जो एलोपैथी मेडिसिन्स हैं या वैक्सीन्स हैं, उसके थ्रू आपको फंसाने की एक साजिश चल रही है जो आप समझ सकते हैं। जिसमें से एक जो पीपी किट है, मास्क है, एक ढोंग है, क्योंकि अभी तक मैंने पिछले 1 साल से ना मास्क लगाया है ना पीपी किट पहनी है। और मेरे घर में भी पेरेंट्स पॉजिटिव आए थे और भी आप देख रहे हैं पूरा मार्केट में, तो कहीं पे भी कोई किसी तरीके से नहीं आ रहा। और 1-2 लोग यदि हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पॉजिटिव आते हैं तो उनको एक चेन रिएक्शन के थ्रू, चेन टेस्टिंग के थ्रू उनको फंसा दिया जाता है कि आपकी टेस्टिंग होगी। तो एक साइकोलॉजिकल वार चल रहा है जो आपको एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू आपको समझना पड़ेगा। मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो हैं, इनका एक कोविड केयर सेंटर है अहमदनगर, कोविड-19 पेशेंट सेंटर है ना। यहाँ पे ना अभी तक जितने भी पेशेंट आए हैं ना उन्होंने कभी कोई सैनिटाइजर किया, ना कोई मास्क लगाया, इवन ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग की, और बल्कि लोग गले मिलते हैं, नॉर्मल हाथ मिलाते हैं, साथ में खाना खाते हैं। मैंने भी अपने पेरेंट्स के साथ में, जब वो कोविड पॉजिटिव आए थे तो मुझे पता था कि ये वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी है, तो मैंने उनके साथ खाना खाया, सब कुछ किया, मुझे कुछ नहीं हुआ। इवन बहुत छोटा सा बच्चा था, मेरी सिस्टर का बच्चा था, वो भी आया, उसके बाद भी उसको भी ना कोई वायरस था ना कोई कुछ था, बस उनको पॉजिटिव कर दिया गया। बल्कि वो था, उनको टाइफाइड था और सेम उनको ट्रीटमेंट, टाइफाइड का सेम ट्रीटमेंट दिया गया और कोई न्यू ट्रीटमेंट्स नहीं दिया गया। इसमें जो यहाँ से जो कोविड केयर सेंटर से जो जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल से जनरली जो जाते हैं, तो लोग इतनी मेडिसिन खाते हैं एलोपैथी की कि व्हील चेयर्स पे जाते हैं। लेकिन जो अहमदनगर कोविड केयर सेंटर है, इंदौर का कोविड केयर सेंटर है यहाँ पे, और गाजीपुर बॉर्डर का जो कोविड केयर सेंटर है, डॉक्टर विश्वरूप राय नाइस एक्सपर्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं भी एक नाइस एक्सपर्ट हूँ, है ना, मैं भी एक वाइस और नाइस एक्सपर्ट हूँ और कंसल्टेंट हूँ हिम्स हॉस्पिटल में, जहाँ पर मैं अपने टॉक्सिकोलॉजी ड्रग के बारे में वहाँ पर मैं अपने बता देता हूँ कि मैं वहाँ पर कंसल्टेंट हूँ और ड्रग टॉक्सिसिटी के विषय में या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और वहाँ पे अभी बहुत जल्दी वहाँ पे जाऊँगा भी, काम भी करूँगा। अभी सब वर्चुअली चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि ये एक जैसा इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है, पूरे में फैल जाएगी, इस तरीके की एक कोई डिसीज है नहीं, सिर्फ एक डर का माहौल है
कि आप डरते रहें और आप अपने घर में पैक रहें। तो ये एक खेल चल रहा है और ये बड़े लोगों का खेल चल रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। यहां पे अभी तक जो कोविड केयर सेंटर हैं, जितने भी कोविड केयर सेंटर, मैंने 3 कोविड केयर सेंटर्स के नाम लिए हैं, इंक्लूडिंग एक हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ में है, हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस, जिसमें कि अभी तक बहुत सारे कोविड पेशेंट जा चुके हैं। और जितने भी नाइस हॉस्पिटल बनी है इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, साथ में अहमदनगर मुंबई में, वहां पे भी एक हॉस्पिटल्स है, तो वहां पे कोविड केयर सेंटर है, तो वहां पे भी किसी भी तरीके की एक ना डेथ हुई है, ना 1 रुपए किसी से लिया गया है, और फ्री में वहां पर इलाज होता है जितने भी कोविड पेशेंट हैं, इंक्लूडिंग सीरियस पेशेंट जिनका HRCT रेट 22 या 22 के ऊपर है, और जिनका SpO2 लेवल 35 है या 35 के ऊपर है। ऐसे लाखों लोग ठीक होकर जा चुके हैं विदाउट एनी मैकेनिकल वेंटिलेशन। याद रखिएगा, विदाउट एनी मैकेनिकल वेंटिलेशन, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट की बात है, और आप चाहें तो वहां पे वेरीफाइड जाके भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, आप जाइए वहां देखिए, चीजों को समझिए, उसके बाद आप यहां पे उस चीज को आप समझिए। जो कोविड है कि इसमें एक तो जो कोविड का सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोविड ज्यादा खतरनाक है। एक सवाल आपके पास रख रहा हूं कि कोविड ज्यादा खतरनाक है कि कोविड का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ज्यादा खतरनाक है। इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 2 चीजें चल रही हैं कि यहां एक कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है और एक कोविड चल रहा है, एक कोविड वायरस बताया जा रहा है और उसके नाम पे एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि वो ज्यादा खतरनाक है। तो मेरा ये मानना है, ये पूरे मेरा मानना है कि कोविड इतना खतरनाक नहीं है। जिसकी 0.01 मोर्टेलिटी रेट है वो इतना खतरनाक नहीं है। और यहां पे जो प्रोटोकॉल है, कोविड का जो प्रोटोकॉल है, जो कोविड के नाम पे दिया जा रहा है, एलोपैथी प्रोटोकॉल स्पेशली, तो वो वजह है, ये आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज उसमें हाई स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स का कॉकटेल बना के दिया जा रहा है, जो कि जब वो बॉडी में जाता है तो लोवेस्ट इम्यूनिटी कर देता है और साथ में वही डेथ का कारण बनता है, और वही बहुत सारे जो ब्लैक फंगस या दूसरे इन्फेक्शंस का सेकेंडरी इन्फेक्शन, निमोनिया का कारण बन रहा है, इंक्लूडिंग दूसरी जो प्लाज्मा थेरेपीज हुई और बहुत सारी ड्रग, तो उसके बारे में धीरे धीरे आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप इन जो छोटे छोटे तथ्य हैं इनको आप थोड़ा सा ध्यान देके इसको समझिए। जो प्रोन वेंटिलेशन की यदि स्पेशली मैं बात करूं तो प्रोन वेंटिलेशन जो है वो बेस्ट है फॉर द ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को प्योर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरे पास इसके पूरे एविडेंस है, रिसर्च पेपर है अच्छे जर्नल्स में पब्लिश कि 24 आवर्स से ज्यादा यदि कोई भी किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगातार दी जाए तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन इंक्लूडिंग निमोनिया और इंक्लूडिंग निमोनिया एंड चेस्ट इन्फेक्शन जो कि 98% तक बढ़ जाता है, उसके कारण डेथ हुई है और डेथ होती आ रही हैं जिनको भी मैकेनिकल वेंटिलेशन लगा है। या मैकेनिकल वेंटिलेशन भी का एक दूसरा भी दुष्परिणाम है या साइड इफेक्ट है कि उसको जैसे ही हम डालते हैं तो लंग्स रप्चर हो जाते हैं, तो डिपेंडेंट हो जाता है पेशेंट, देन उसके बाद कुछ दिन जिंदा रहता है, देन डेथ हो जाती है। इसके अलावा जो हम लोगों ने प्रोन वेंटिलेशन दिए हैं, जितने भी पेशेंटों को प्रोन वेंटिलेशन दिए हैं वो बेस्ट है। और आपकी 35 से लेके 94 तक, जो 94 से ऊपर आपका 99 ऑक्सीजन सैचुरेशन है, उतना हमने बढ़ाया है प्रोन वेंटिलेशन के थ्रू, और उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस करके। तो प्रोन वेंटिलेशन ही सबसे अच्छा है। इसमें स्टीम भी बहुत अच्छी है। इसका भी कोविड में पेपर है मेरे पास, रिसर्च पेपर है कि कोविड में स्टीम जो थेरेपी है, बिकॉज ये सब आयुर्वेद से लिया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एलोपैथी मॉडर्न की बात करें तो आप मास्क लगा लीजिए, आप सैनिटाइजर कर लीजिए, जिसका कोई वायरस से किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है। इवन मास्क पे जो रिसर्च हुई है, अभी रिसेंटली जो रिसर्च हुई है, तो उसमें 20 टाइम्स जो है 20 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, और 20% नहीं बोल रहा हूं मैं, 20 टाइम्स इन्फेक्शन बढ़ रहा है बॉडी में लगातार, और धीरे धीरे इम्यूनिटी गिर रही है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है या ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये बहुत ही हॉरिबल है, बहुत ही डेडली है, तो इससे थोड़ा आपको बचना पड़ेगा यदि कोई ऐसा है। और बच्चों को तो इन सब चीजों से दूर ही रखना है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। इसका भी मैं आपको अभी दूंगा कि किस तरीके से इसमें जो निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो ही जाता है। इसके बाद
मैं डेल्टा 72 स्पेशली अब मैं आता हूं मेन कॉन्सेप्ट पे। अभी तो सब चल रहा था, मेन कॉन्सेप्ट है डेल्टा 72 जो वायरस 5 अक्टूबर 2020 को 5 अक्टूबर 2020 को फर्स्ट टाइम दिखा था, फर्स्ट टाइम आ चुका था, भारत में आ चुका था, पूरे वर्ल्ड में आ चुका था फर्स्ट टाइम। इसका जो नाम था V16.172 मतलब V16.17.2 आप सर्च कर लीजिएगा। इसका नाम ये था 5 अक्टूबर 2020 को। लेकिन जो WHO की सौम्या स्वामीनाथन है चीफ साइंटिस्ट, उन्होंने बोला ये महाराष्ट्र से आया है, इसके कोई एविडेंस नहीं है, उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि और WHO और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने बोला है कि ये महाराष्ट्र से आया है और 31 मई 2021 को इसका नाम चेंज करके रख दिया गया डेल्टा 72। तो आप समझ सकते हैं कि जो डेल्टा वायरस रख दिया गया। मैं आपको एक बुक बताना चाहता हूं कि एक मेरे पास बुक है जिसका नाम है डेल्टा 72। मेरे सामने डेल्टा 72 निकल गया। तो जो डेल्टा वायरस है, तो डेल्टा वायरस जो जितने भी हैं, तो 72 जो एक बुक है उसमें 72 पेशेंट्स की पूरी उनकी क्लिनिकल डेटाज है और उनके इंटरव्यूज हैं जो 72 आयुष मिनिस्ट्री की उनकी प्रेजेंस में विदाउट एनी मेडिसिन ठीक हुए हैं। आयुष मिनिस्ट्री जो हमारे भारत सरकार का एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसके अंदर आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, सोगा रेक्पा, ये ऐसी कुछ पैथियां हैं जो हेल्थ सिस्टम के अंदर हैं, नॉट अ एलोपैथी ओनली। ये भी एक पैथीज हैं जिसमें सिंपल जिसमें से आयुर्वेद और होम्योपैथ जो हैं हाईली रिसर्च्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हैं, जिसकी वजह से आज जैसे आपने कोरोनिल एक टैबलेट निकाली थी, उसके भी 52 पेज का एविडेंस है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल्स है। तो ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल्स में पूरा उसका लगा हुआ है और वो इफेक्टिव है, मतलब 98% उसका इफेक्टिव रिजल्ट है। निम्स राजस्थान में उसका पूरा क्लिनिकल ट्रायल चला है, ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट जो ऑलरेडी स्टडी हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे ये बात मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे कि भाई जब वो ड्रग्स काम हमारी बॉडी में कर रही हैं तो ये वायरस का क्या खेल है, ये समझना है कि डेल्टा वायरस का क्या खेल है। तो इस बुक में आपको, यदि किसी को ये बुक चाहिए हो डेल्टा 72, तो मेरे पास अवेलेबल है। मैं फ्री कॉपीज आपको अवेलेबल कराऊंगा जहां पे पूरे रेफरेंस के साथ सब चीजों के एविडेंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो सौम्या स्वामीनाथन ने बोल दिया कि जो यहाँ पे वायरस है वो महाराष्ट्र से आया है, तो महाराष्ट्र, ये मैं एक बता दूं कि जो नाइस टीम का कोविड केयर सेंटर है अहमदनगर मुंबई में, वहां आप जाके देख सकते हैं। तो वहां पे किसी भी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, किसी भी तरीके का मास्क नहीं है, किसी भी तरीके से सेशन है। इवन वहां के जो MLA हैं उनने उसकी फंडिंग की हुई है, तो और वो फंडिंग वो MLA दे रहे हैं। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी, वहां जाके भी समझ सकते हैं हम लोग के थ्रू। मैं भी वीडियो जारी कर दूंगा, कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, तो उस सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन बिना एविडेंस के सौम्या स्वामीनाथन ने जो बात करी, तो उनसे आप एविडेंस मांग सकते हैं कि क्या बेस्ड है, कि क्या बेसिस पे है। यहां पे कोविड से किसी की डेथ नहीं हो सकती। एक और पॉइंट मेरा है कि कोविड-19 या कोई भी वायरस है, कोरोना वायरस है, उससे किसी की डेथ नहीं हो सकती, है ना। ये एक सिंपल फ्लू वायरस है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिंपल एक फ्लू वायरस है, ठीक है। थर्ड वेव जो है, थर्ड वेव एक गेम है, कॉन्स्पिरेसी है, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी ये जो पूरा सिस्टम है, अभी तक आपने देख लिया होगा कि अभी तक मीडिया ने किसी भी तरीके का 2 महीने 3 महीने हुए जा रहा है, सब कुछ खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सडनली अब क्या हो रहा है कि मीडिया फिर से अपना रोल चालू कर रही है। अभी तक कोई कोविड नहीं था, किसी भी तरीके की कोई वेव नहीं थी, अब अचानक से उनके लिए वेव आ गई है, थर्ड वेव आ गई है। अब कैमरा चालू कर देंगे और बस वही फिर से कैमरा चालू करके हॉस्पिटल्स में जाएंगे और वहां पे ये दिखाएंगे कि इतने बच्चों की मौत हो गई या इतने लोगों की मौत हो गई। इन सब चीजों का जो लगातार 2-2, 3-3 महीने तक एक डर का माहौल है, उनका TRP का खेल है यहाँ पे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये पूरा एक कॉमर्स है, तो इसके पीछे क्या है ये आप समझ सकते हैं, ये एक पूरा TRP का खेल है। इतने दिन में तो एटलीस्ट आपको 1 साल हो चुके हैं, आपको ये चीजें समझ जानी चाहिए। कोविड टेस्ट की यदि मैं अब बात करूं, तो कोविड टेस्ट में सबसे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू WHO, ना वैलिड है, ना कोई उसका साइंटिफिक एविडेंस है कि वो वैलिड है। लेकिन उसको एक बार टेस्ट लगा के भेज दिया जाता है।
मैंने, मेरे कई फ्रेंड्स हैं या कई लोग हैं जिन्होंने 5-5 6 बार टेस्ट लगाए हैं, 3 बार पॉजिटिव 3 बार नेगेटिव आए हैं। यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की बात करूं तो ठीक है, आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, आप लगा के देख सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव आ जाएगा। फिर आरटीपीसीआर टेस्ट की यदि मैं बात करूं तो जो कैरीमुलस है जिसने इसकी खोज की थी, कैरीमुलस जो है इसकी जो खोज की थी, वो क्लियर कह के गए थे कि ये डायग्नोस्टिक के लिए नहीं है। जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो एक्सपेरिमेंट के लिए है, डायग्नोस्टिक के लिए नहीं है, ये क्लियरली आप सुन लीजिए। लेकिन फिर भी डब्ल्यूएचओ ने इसको एक व्यापार बना के, बिजनेस बना के इसको प्रमोट किया। इसके बाद यदि इसको पॉजिटिव नेगेटिव करना है, जैसे मान लो अभी केसेस नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि रिपोर्ट जा रही है और उसकी, क्योंकि मैं भी बहुत बड़े संस्थान, नाइपा जैसे संस्थान से पढ़ा हूं, वहां पे आरटीपीसीआर टेस्ट हम लोगों ने लगाए हैं, काफी बार लगाए हैं, कई बार लगाए हैं, कई बार प्रोजेक्ट किया है। तो वहां पे यदि आप किसी भी सैंपल को 25 बार लगाएंगे, 25 से 30 बार लगाएंगे तो आप नेगेटिव आएंगे। लेकिन यदि 35 या 35 से ऊपर यदि आप साइकिल लगाते हैं आरटीपीसीआर की, तो कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आ सकता है। दुनिया का कोई व्यक्ति हो, अभी मैं भी हूं या कोई भी व्यक्ति हो, जहां भी हो, यदि वो पॉजिटिव आप लगाएंगे, उसके 35 साइकिल लगाएंगे तो आप पॉजिटिव 100% आएंगे। तो ये जो एक खेल है इसको आपको समझना पड़ेगा, डीपली समझना पड़ेगा। यहां पे एक एचआरसीटी है, इसको जो बोलते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड, जो मैंने बोला 35 साइकिल, इसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में साइकिल थ्रेशोल्ड। तो इस साइकिल थ्रेशोल्ड को आपको समझना पड़ेगा। देन उसके बाद जो एचआरसीटी है, तो एचआरसीटी भी डीपली स्टडीज करते हैं। उसमें पहले नॉर्मल हमारा क्या एक्सरे हो जाता था कफ कोल्ड में, अब वो एचआरसीटी कराते हैं। तो एचआरसीटी हाईली डायग्नोस्टिक होता है और हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आता ही आता है, तो उसको वो क्या बोलते थे, कोविड बहुत ज्यादा फैल गया। इस तरीके से ये पूरा एक निमोनिया या इस तरीके से चलता है, खेल चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो है एक और अभी क्लिनिकल डेटा आया है, एक बिल्कुल फ्रेश रिजल्ट, फ्रेश जो डेटा आया है वैक्सीन के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा वैक्सीन के ऊपर भी बात कर लूं, है ना। तो वैक्सीन जो है, तो वैक्सीन का भी एक पूरा डेटा आया है, ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा आया है, जहां पे महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन दी गई थी, जिसमें से 20 हफ्ते के पहले जिन महिलाओं को वैक्सीन दी गई थी उनके 82% एबॉर्शंस हो गए। तो ये बहुत ही है, क्योंकि एक डिपॉपुलेशन एजेंडा भी एक चल रहा है। तो कभी कभी ये लगता है कि इस तरीके से ही इन सब चीजों में मिक्स करके ना चला दिया हो गया हो। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 82% एबॉर्शंस कैसे हुए, और बाकी जो 18% हुए उनका 40 जो बचे हुए जो मंथ हैं उसमें उनका रिजल्ट आना है। और वो भी दो बच्चे जो भी होंगे वो किस तरीके से होंगे, किस फर्टिलाइज्ड होंगे या उनके हाथ पैर नहीं होंगे, किस तरीके से होंगे, वो रिजल्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप एक बात याद रखिए, और ये जो मैं डेटा दे रहा हूं इसका मैं बता देता हूं, जर्नल का नाम द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का डेटा है, जो वर्ल्ड का सबसे रिनोवेट जर्नल है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। वहां का डेटा है जिसमें से 10 में से 8 बच्चे इस तरीके से अबॉर्टेड हो गई, महिलाएं अबॉर्टेड हो गई, और 2 बच्चों का रिपोर्ट अभी आई नहीं है। तो इस बारे में हमें देखना है, सॉरी। और कृपया मैं बोलना चाहता हूं कि जल्दबाजी में आप किसी भी तरीके की वैक्सीन ना लें, जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें, क्योंकि वैक्सीन जो है क्लिनिकल ट्रायल्स पे चल रही है, आप ले रहे हैं, सबको देख के ले रहे हैं, मैं मानता हूं हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम आपको आएंगे, बिकॉज कोविड भी अभी सिद्ध नहीं हो पा रहा कि कोविड वायरस है। हाँ, और मान लो है भी, कोविड एक फ्लू वायरस भी है, यदि आपने उस फ्लू को रोक दिया, इसका मतलब यदि किसी वैक्सीन की वजह से, तो आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, और डाउन होने के साथ जो न्यू बीमारी आने वाले दिनों में बनेंगी वो आपके लिए सबसे ज्यादा हॉरेबल होंगे। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपने देख लिया है वहां पे ब्लड क्लॉट, हार्ट में ब्लड क्लॉटेज तो हो ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है तुरंत में, तो ओल्ड एज पर्संस की हुई हैं, यंगस्टर्स को कुछ साइड इफेक्ट भी आए हैं। तो इसकी एडीआर मॉनिटरिंग भी बहुत कम हो रही है, क्योंकि क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि ड्रग का जो खेल है पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा हाई इन ग्रोथ वाली इंडस्ट्रीज भी मानी जाती है, तो वहां पे वो पैसे के लालच में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा संभल के इस चीज पे आगे जाएं। ये चीज मैं मैसेज देना चाहता था। एक चीज और कि यहाँ पे जो कोविड का जो बच्चों का ट्रीटमेंट है, जो गाइडलाइन जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हमारा भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 इन चिल्ड्रन, जो कि 18 ईयर से नीचे के बच्चों के लिए है, 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए है,
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको 18 जून 2021 को लॉन्च किया गया है ना। तो इसको मैं स्पेशली फोकस करके बोल रहा हूं कि जितने भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करने वाले हैं या जो प्राथमिक उपचार हैं या गांव में जो ट्रीटमेंट देने वाले हैं, इसको स्पेशली रख लें कि किसी भी बच्चों को ये जो प्रोटोकॉल है इसको नहीं देना है। मैं बहुत बोल रहा हूं, मैं एक मिनिस्ट्री के अगेंस्ट बोल रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन वो सबसे बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। यदि किसी भी डॉक्टर से आप एमबीबीएस या पेडियाट्रिक डॉक्टर से आप मिलेंगे और इस तरीके का जो प्रोटोकॉल्स है यदि दिया जाएगा, मैं बता देता हूं प्रोटोकॉल्स में क्या है, तो बच्चों की मृत्यु भगवान करे ना हो, मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आप इस तरीके के प्रोटोकॉल्स को ना दें। और यदि देंगे बच्चों को तो मान लो दे भी दिया तो वो बीमार रहेंगे, अधिक लॉन्ग टाइम तक बीमार रहेंगे। इस चीज को आप समझ लीजिए। मैं बता देता हूं क्या है उसमें। एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को क्लॉट करती है, एंटीकोगुलेंट ड्रग, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, उसके बाद एंटीपायरेटिक्स, मतलब दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइजन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइजन। यदि आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों को यदि ये मेडिसिन दी गई थी तो वो एक्सपायर हो गए। आपने पिछले जो यंगस्टर्स के लिए जिनको बोला गया था सेकेंड वेव, उसमें आपने देख लिया कि कितने लोगों की डेथ हुई है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप यदि इस तरीके का मेडिसिन देंगे, इस तरीके की केवल एलोपैथी मेडिसिन देंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन हेल्थ मिनिस्ट्री से है और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे है कि आप उंगली नहीं उठा रहे। दूसरी बात कि हमारे पास देश में एलोपैथी के अलावा 8 और पद्धतियां हैं, जिसमें आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, सोगारेक्पा, ये जो और भी जर्मन मेडिसिन और भी पद्धतियां हैं। तो आप ये बताइए कि केवल हेल्थ मिनिस्ट्री जो गाइडलाइन जारी कर रही है, गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 चिल्ड्रन, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय है, एलोपैथी मंत्रालय नहीं है, दैट इज अ स्वास्थ्य मंत्रालय है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके भी प्रोटोकॉल्स उस गाइडलाइन में जो 18 जून 2021 की गाइडलाइन में डालने चाहिए थे। ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आयुष मिनिस्ट्री के साथ, उनकी भी, क्योंकि वो एलोपैथी मिनिस्ट्री नहीं है, दैट इज अ हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो उसके लिए काम कर रही। तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ एजेंडा चल रहा है। ये बहुत बारीक चीज है। एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे पूरे साल में बच्चों को 6 बार जुकाम, सर्दी जुकाम होता ही होता है। पूरे बरसात और इवन बरसात और ठंड में 4 बार होता है, मतलब उस टाइम 3 से 4 बार होता है और बाकी साल में 2 बार हो जाता है। मतलब उस टाइम गर्मी होती है तब उस वजह से भी होता है, लेकिन पूरे साल में 6 बार सर्दी जुकाम होता ही है। तो कोई नई बात नहीं है कि सर्दी जुकाम हो रहा है और उसके लिए आप टेस्ट लगवाएंगे और टेस्ट लगवाने के बाद कोविड पॉजिटिव आ जाएगा और उसके बाद इस तरीके का आप देंगे। आप अपने हिसाब से कोई आयुर्वेद प्रोटोकॉल्स जो पुराना चला आया हो उस प्रोटोकॉल्स को आप अपनाइए। यदि और किसी को ऐसी दिक्कत होती है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको और भी टीम्स का जो नाइस एंड वाइस टीम है उनका मिल जाएगा, और भी जो आयुष डॉक्टर्स हैं उनका मिल जाएगा। मैं बस एक विनती करना चाहता हूं कि यदि ये प्रोटोकॉल्स, एलोपैथी का प्रोटोकॉल्स कोई भी देता है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर देता है, तो आपको उस प्रोटोकॉल्स को नहीं मानना है। ये पहली रिकमेंडेशन है। यदि थर्ड वेव जो यहां पे है, तो यहां पे जो एक चीज और की जो मैं वायरस की बात कर रहा हूं, तो यहां पे वायरस बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, वायरस डेल्टा वायरस। तो डेल्टा वायरस की और मैं डिटेल में जाऊंगा कि डेल्टा वायरस का जो टाइप है वो अल्फा, गामा, डेल्टा, अमेरिकन, चाइना, स्विट्जरलैंड, इंडियन वेरिएंट, ये कैसे बन रहे हैं, मतलब ये इनके नामकरण हो रहे हैं। मतलब जनरली क्या हो रहा है कि ये म्यूटेट होते हैं, वायरस हमेशा म्यूटेट होते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इनका क्या कर दिया जा रहा है, नामकरण कर दिया जा रहा है, आपको रटाया जा रहा है कि देखिए आप इनसे डरिए, आप नहीं डरेंगे तो आप मर जाएंगे। इससे आपको क्या कर रहा है, किया जा रहा है, डराया जा रहा है। और ये जो क्या बोलते हैं, ये 100 ईयर से है वायरस, ऐसा नहीं है कि अभी से है। ये वायरस 100 साल से, 500 साल से, 1000 साल से ये वायरस एग्जिस्ट है हमारी बॉडी में, करते हैं, कोई नई बात नहीं है। और पूरा खेल इम्यूनिटी के इर्द गिर्द चल रहा है। आप देखिए पूरा जो खेल है इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी तो आप नेचुरल अलाइंस से या 100 साल पहले से भी हम इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। तो किसी तरीके की मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी यदि आपकी किसी भी मेडिसिन से एक बार चली गई तो रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा और इवन बहुत सारे साइड इफेक्ट की वजह से
मेडिसिन डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए कि मेडिसिन डिपेंडेंट होना पड़ेगा एक दिन। जो लगातार आपने देखा होगा कि जो भी हॉस्पिटल से लौट रहे हैं, जो भी मतलब ऐसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, लगातार एक एक महीने तक उन्होंने लिए हैं कोविड में, वो आज भी बेड पे हैं। इवन यदि बेड पे नहीं है, चल फिर रहे हैं, तो वो बिना मेडिसिन कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे पेरेंट्स के साथ भी हुआ है, ऐसा भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स भी जो नहीं मानते हैं उनके साथ हुआ है। यहां पे एक पूरा खेल चल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा कि एक पूरा खेल चल रहा है जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को पूरा खराब कर दिया जा रहा है मीडिया के थ्रू। उसके थ्रू आपकी क्या हो रहा है, फिजिकल हेल्थ पे, फिजिकल जो हेल्थ है आपकी खराब होगी। ये एक पूरा साइकिल है, पहले साइकोलॉजिकल हेल्थ को खराब कर दो, फिर फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी, और फिजिकल हेल्थ यदि आपकी खराब हुई तो आपकी इकोनॉमिकल हेल्थ जो होगी वो खराब हो जाएगी। आप कुछ नहीं करेंगे, आप डरते रहेंगे, आप कोई काम नहीं करेंगे, तो इकोनॉमिकल हेल्थ पूरी खराब हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि फिर आपका क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी। तो जनरली क्या होगा कि आपका एक पूरा जो सिस्टम है, जो परिवार है, वो भी खत्म हो सकता है ना। किसी भी वजह से, किसी भी एक प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, तो उसकी वजह से दो हेल्थ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। यदि आपके पास इकोनॉमिक हेल्थ खराब हो जाएगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो फिजिकल हेल्थ है वो खराब हो जाएगी, और उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल हेल्थ भी खराब हो जाएगी। यदि फिजिकल हेल्थ है, फिजिकली आप फिट नहीं हो, तो आपकी इकोनॉमिकल हेल्थ खराब हो जाएगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी। तो दैट इज अ इंटरकनेक्टेड, दैट इज अ कॉन्स्पिरेसी। आप इसको बहुत डिटेल में समझिए। और किसी के भी पास इन सब चीजों के कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है, किसी भी तरीके से कोई क्लिनिकल रिसर्च एविडेंस नहीं है, सिर्फ आपको दहशत दिलाई जा रही है, डर बनाया जा रहा है। यहां पे फिर जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं, वहां की मैं थोड़ी बात कर लेता हूं कि वहां पे कोविड केयर सेंटर्स हैं, जो कोविड वॉरियर्स हैं, वहां पे एक फियरलेस हैं और एक फियरलेस हैं। तो फियरलेस मतलब जो मास्क लगाए हैं, पीपी किट पहने हैं, डरावने हैं, डरा रहे हैं आपको, बिल्कुल आपको लग रहा है आप व्हील चेयर पे, या कोई पेशेंट है व्हील चेयर पे जा रहा है, तो मतलब ये बहुत ज्यादा डरावना है, और आपकी साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से खराब हो रही है। इसके भी आप अहमदनगर कोविड केयर सेंटर चले जाओ, इंदौर के कोविड केयर सेंटर चले जाओ, गाजीपुर के चले जाओ, और भी जहां जहां खोल रहे हैं, मेरे माध्यम से भी कोशिश ये रहेगी कि जबलपुर में, अमरकंटक में जहां मैं हूं, अमरकंटक में, या जहां जहां मैं हूं, जहां जहां मेरी पहुंच है, मैं वहां ओपन करा रहा हूं। तो वहां भी आप आके एक बार इस चीज को विजिट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा गेम इम्यूनिटी का है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फॉर्मूला क्या है कि इम्यूनिटी कैसे डाउन होती है। आपने पीपी किट पहन ली है ना, पीपी किट पहन ली, फेस का मास्क लगा लिया, पीपी किट पहन लिया, फिर उसके बाद अब आपने देखा या आपने खुद पहना, उसके बाद आप कमरे में चले गए, होम आइसोलेशन हो गए, मतलब वहां पे आपको धूप नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। हो सकता है खाना भी ना मिले, पानी भी ना मिले। आपने देखा होगा कितनी सारी वीडियोस पिछले साल आई थी कि कोविड सेंटर्स में क्या हो रहा है कि ना वहां पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, धूप भी नहीं मिल रही है, बाहर से ताला डाल के चले गए। तो ऐसे में पेशेंट का, यदि वो पेशेंट है, कफ कोल्ड फ्लू का भी पेशेंट है, किसी भी चीज का पेशेंट है, साइकोलॉजिकली जैसे पेशेंट बनेगा, वो उसके पास ऑटोमेटिकली बीमारियां आ जाएंगी। दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ इम्यूनिटी। तो इनको विदेशी जो जितने भी जिन्होंने बनाया है, उनको ये सब चीजें पता है, आपको नहीं पता है, ये चीज आपको समझनी है। उनको सब कुछ पता है, इसलिए उन्होंने इसको बता दिया, लेकिन आपको नहीं पता है, आप फंस गए। तो ये जो चीज आपको जो चीज है, इससे आप क्या होगे, सिक हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, बहुत सारी बीमारियां झेलने लगेंगी। इवन यही है कि रिसर्च रिपोर्ट तो यही कहती है कि जिन्होंने मास्क, पीपी किट, आइसोलेशन और ये जितने भी आपके मास्क, सैनिटाइजर किया है, वो 20 गुना ज्यादा तक बीमार हो रहे हैं, बीमार हो नहीं रहे, बीमार चल रहे हैं, और वो बीमारी से निकल नहीं पा रहे हैं, साइकोलॉजिकल भी नहीं निकल पा रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और बॉडी के दूसरे ऑर्गन में भी हाइपोक्सिया हो रहा है, उसकी वजह से भी वो नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि शुद्ध जो हवा है, सैचुरेटेड जो ऑक्सीजन है, मिक्स गैसेस जो हैं, वो आपकी बॉडी में पहुंच नहीं पा रही है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो इसमें एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है चेन क्वारंटाइन, और कोई पॉजिटिव आ गया तो चेन टेस्टिंग का। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि चेन टेस्टिंग कैसे, एक को पॉजिटिव आया, आप बता दीजिए आप किस किस से जुड़े थे, आप किस किस के पास गए थे, किस कहां गए थे, पूरी चेन टेस्टिंग चल रही है। जैसे चेन सिस्टम चलता था ना लूटने का, वैसे चेन टेस्टिंग चल रही है। चेन टेस्टिंग में पॉजिटिव आ गया, आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर खत्म हो गया, आप डर गए, देन उसके बाद आपने मेडिसिन लेना चालू कर दी उल्टी सीधी, देन आपकी डेथ हो गई, तो बोल दिया कोविड-19 हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक पूरा गाइडलाइन, मतलब एक पूरी गाइडलाइन के माध्यम से ये चीज चल रही है, आपको समझना पड़ेगा।
ये क्या कर रहे हैं, फ्लू के बाद टेस्ट करा रहे हैं और टेस्ट के बाद कोविड-19 बोल दे रहे हैं। ये एक पूरा जोक चल रहा है ना, जोक मतलब मजाक जिसको हम बोलते हैं ना, तो एक मजाक है जो चल रहा है। अभी जो चंडीगढ़ में हिम्स हॉस्पिटल है, हिम्स का पूरा नाम है, मैं पहले भी बता चुका हूं, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस, जहां पे 4 डॉक्टर्स की पूरी टीम है, जो मेरे गुरु भी हैं, मित्र भी हैं, जिनसे मेरी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, और मैं उन किस्मत से मैं वहां पे एक्सपर्ट भी हूं। तो मैं उनके साथ काम कर रहा हूं और मैं उनसे जो सीख रहा हूं वो कौन कौन लोग हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, जो पीएचडी इन डायबिटीज हैं जामिया से, ये आपको पता है, रेनोवेट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और उसके बाद डॉक्टर मनीष आचार्य, आयुर्वेद गुरु, जो आपको पता है कि पूरे भारत में उनके वीडियोस जो हैं पूरे भारत में काफी ज्यादा फेमस हैं, यूट्यूब पे हैं और टीवीज पे भी उनके काफी अच्छे लेक्चर्स आते हैं। और शुद्धि नाम की क्लिनिक चला रहे हैं अभी वो, और हिम्स के डायरेक्टर भी हैं वो, और हिम्स के साथ वो हिम्स में भी अपनी पोजीशन है। साथ में डॉक्टर अवधेश पांडे जी हैं, जो एमबीबीएस एमडी हैं, तो वो वहां पे भी देखते हैं। सोचिए, हिम्स इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, वहां पे डॉक्टर अवधेश पांडे जी हैं, एमबीबीएस एमडी हैं। और डॉक्टर अमर सिंह आजाद हैं, जो डबल एमडी हैं, पेडियाट्रिक से भी हैं और एक सब्जेक्ट से और हैं, तो एमबीबीएस डबल एमडी हैं। जो हिम्स हॉस्पिटल है वो 3 और 4 या 5, मतलब आपको जितनी पैथियां हैं वहां पे सब मिलेंगी। आपको एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, सोगारोपा, जितनी भी पैथी हैं, फार्मेसी, इंटीग्रेटेड फार्मेसी, यहाँ पे आपको पूरा एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन के थ्रू आपकी कोई भी बीमारी हो, चाहे कितनी भी खतरनाक हो, कितनी भी डेडली हो, कितनी भी सीरियस हो और कितनी भी इजी बीमारी हो, आपको वहां पे एक एप्रोप्रिएट, जो आपकी बॉडी के लिए सही है, जो और विथ रिपोर्ट्स के साथ आपको वहां पे दिया जाएगा। तो इसके लिए आप यदि इस तरीके से किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं या किसी भी तरीके से जूझ रहे हैं, तो आप इस तरीके के हॉस्पिटल में या मुझसे कांटेक्ट करके इस हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। तो इससे आपकी बीमारी को जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी और जितनी पोटेंशियल के साथ ठीक किया जाएगा, और उसके हिसाब से आपको वहां पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यहां पे जो ये तो आपको पता ही है कि प्रोटोकॉल्स, ऑक्सीजन है, ये है, तो ये सब चीजें चल ही रही हैं। उसके बाद जो पैरासीटामोल दिया जाता है, जनरली पैरासीटामोल की यदि हम बात कर लें, ड्रग्स में सबसे डेंजरस ड्रग घोषित कर दिया गया है या पॉइजनस ड्रग घोषित कर दिया गया है पूरे वर्ल्ड में। तो जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल फ्रिक्वेंटली लीवर को खराब कर देती है। आपको पता है, ये बहुत रिनोवेट मेडिकल साइंस की जो बुक है, डेविडसन्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, 3rd एडिशन, इसके विषय में यदि आपको पता है, ये बुक जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं ये पढ़ते हैं, डेविडसन्स एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन 3rd। तो ये इनको सबको पता है कि ये जो मेडिसिन है पैरासीटामोल, ये सबसे डेडली ड्रग्स है, लेकिन फिर भी देना है, बिकॉज क्या है, मनी। फीवर की यदि हम बात करें तो यहां पे फीवर क्या है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। आप समझिएगा, अभी बच्चों की बात चल रही है, डेल्टा वायरस की हम फिर से बात करते हैं। तो यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म है, तो डिफेंस मैकेनिज्म है फीवर, हमारी कफ, कोल्ड, फ्लू, जो पस बन जाना, ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है। यदि हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी में सेकेंडरी इंफेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंफेक्शन बढ़ता जाएगा। और फीवर नहीं होगा, तो फीवर यदि नहीं होगा तो वायरस या जो बैक्टीरिया है या फंगस है जो भी हमारी बॉडी में है, उसको बाहर नहीं कर पाएगा, रिमूव नहीं कर पाएगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मुझे फीवर हुआ था, मैंने 24 आवर्स के अंदर 104 डिग्री सेल्सियस फीवर को विदाउट एनी मेडिसिन ठीक किया है, विदाउट एनी मेडिसिन। आप समझिए, हाँ, मेडिसिन की यदि बात करें तो एलोपैथी की बात कर रहा हूं। यदि यहाँ पे आयुर्वेद मैंने लिया है, तो ये आप समझिएगा कि आयुर्वेद इज नॉट अ मेडिसिन, दैट इज अ ट्रेडिशनल साइंस, है ना, दैट इज अ फूड। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा। यहाँ फीवर जो है, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे जो क्या करता है, जो वायरल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है, जो वायरस हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया वायरस मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो उसको रोकने के लिए काम करता है। ये क्या करता है, जनरली हमारी बॉडी में उसको रोकने के लिए काम करता है। ब्रेन जो, इसके बाद क्या होता है कि यदि जो बॉडी यदि टेम्परेचर को करती है, तो जो टेम्परेचर जंक्शन, थर्मो रेगुलेट जंक्शन होता है, वहां से ब्रेन में ट्रिगर करती है टेम्परेचर को, और टेम्परेचर को ट्रिगर करने के बाद ये क्या करेगी, हमारी बॉडी में वायरस के मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप करेगी, और स्टॉप करने के बाद चिल इफेक्ट आएगा,
है ना, जनरली क्या होता है, चिल इफेक्ट आता है, और वहां पे न्यूट्रोफिल्स बनते हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटीज है। न्यूट्रोफिल, आप ये याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल जो है दैट इज अ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, तो इस इम्यूनिटी को हमको देखना है। और जो कफ है, पस है ना, ये दैट इज अ येलो कलर, तो येलो कलर जितने भी होंगे दैट इज अ न्यूट्रोफिल। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, फूड से होगा। जितना ज्यादा आप फूड खाएंगे, जितना ज्यादा आप फूड खाएंगे, मतलब हर्बल मेडिसिन खाएंगे, हर्बल खाएंगे, हर्बल मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रीनरी, प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड मतलब जितना भी प्लांट बेस्ड होगा, नीम, तुलसी, इस तरीके से जो भी चीज आप खाएंगे दैट इज अ न्यूट्रोफिल इंक्रीज करती है, न्यूट्रोफिल की ताकत बनाती है, मतलब WBC RBC की ताकत बढ़ाएंगी, दैट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहां पे पैरासीटामोल क्या करेगा, यदि पैरासीटामोल आपने खाई तो पैरासीटामोल क्या कर देगा, सडनली टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा, और सडनली जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल ना बन के वायरस के, जो वायरस को वेरिएंट है जिसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है, वो बढ़ जाएगा वायरस का, और आप लॉन्ग टर्म तक, मतलब जहां एक दिन में ठीक हो सकते थे वहां आप 7-7 दिन, 10-10 दिन फ्लू, कफ, कोल्ड, फीवर की कंडीशन में रहेंगे। तो ये पैरासीटामोल करती है ना, आपने देखा होगा 5-5, 6-6 दिन तक, उसके बाद भी साइड इफेक्ट रहते हैं, तो 20-20 दिन तक कमजोरी लगती है। तो ये चीज हमें बहुत समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली अपनी बॉडी पे, और जितने भी 100-150 पेशेंट मैंने अभी तक देखे हैं, जितने देख रहा हूं या कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूं, उन पेशेंट पे मैंने ये सब चीजें दिया हुआ है। और ये क्या कर देता है, जहां पे हाइड्रेट, बॉडी को टेम्परेचर की बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है, हाइड्रेटेड करना पड़ता है। और हाइड्रेशन जो होती है, हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो वाटर की नीड ज्यादा होती है। यदि फर्स्ट दिन आपने भरपूर पानी पिया है, जिसमें आप कोकोनट वाटर, जिसके बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोकोनट वाटर, यदि कोकोनट वाटर नहीं मिलता है, मान लो आप कहीं हो, तो आप सिंपल शुगर साल्ट वाटर भी पी सकते हो, नमक शक्कर का घोल भी पी सकते हो हर आधे घंटे में 1 गिलास, जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज की पूर्ति होती रहे। ग्लूकोज यदि पूर्ति होती रहेगी, हर आधे घंटे में आप पानी पीते रहेंगे, तो बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, और जितनी ज्यादा बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, टेम्परेचर 24 घंटे के अंदर धीरे 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 कम होता जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। और यदि मान लो आपने पैरासीटामोल खाई, तो इससे क्या हो जाएगा, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, है ना, और उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं, दैट इज साइड इफेक्ट। तो मेरी वीडियोस पैरासीटामोल पर डली हुई है कि डेडली कॉम्बिनेशन है, डेडली मेडिसिन है। यहां पे जो कोविड के ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें, जो कोविड का ट्रीटमेंट अभी तक दिया गया, तो कोविड का ट्रीटमेंट अभी तक दिया गया, तो कोविड का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे डेडली था, डेडली है। अब आप बताइए कि यहाँ पे स्टार्टिंग से जब से कोविड आया है ना, तो जो अंग्रेजी मेडिसिन है, शुद्ध में बोलो एलोपैथी मेडिसिन, अंग्रेजी मेडिसिन है, उसमें हाइड्रोक्सी, सबसे पहले आई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, सेकंड में आई रेटिनोवीर, लैपिनोवीर, रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर, 2DG, ऑक्सीजन थेरेपी। अब ये बताइए सभी को WHO ने क्यों बैन किया? WHO ने पहले इन ड्रग्स को प्रोजेक्ट किया, बताया, रिकमेंडेशन दी, उसके बाद इमरजेंसी यूज के थ्रू इनको लाया गया मार्केट में, लाखों लोगों ने टीवी देख के इनको खाए, प्रिस्क्राइब की गई, लाखों लोगों के लिए प्रिस्क्रिप्शन में दी गई, लोगों ने बहुत खाई, उसके बाद कुछ लोगों एक्सपायर हो गए, कुछ लोगों को अभी भी साइड इफेक्ट है। आप उनके प्रिस्क्रिप्शन उठा के देख लीजिए यदि जो मैं बोल रहा हूं ये है कि नहीं, है ना। आप यदि मुझे लगता है कि आप मेरे तथ्य में थोड़ी सी भी मैं झूठ बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, तो आप जिन लोगों ने खाए हैं उनके पास आप जाके देख लीजिए, जिन्होंने एंटीबायोटिक्स खाई उनकी हालत अभी भी क्या है, साइड इफेक्ट से। वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, वो थक जा रहे हैं, है ना, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो और उसके बाद ये तो ठीक है, चलो मैं मानता हूं बहुत पोटेंट मेडिसिन थी, बहुत अच्छी दवाइयां थी, तो बैन क्यों किया गया? तुरंत बिकने के बाद, पूरे मार्केट में मार्केटिंग होने के बाद, दवाइयां खाने के बाद, उन मेडिसिन को पूरे वर्ल्ड में या पूरे भारत की बात करूं तो बैन कर दिया गया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ऑल ड्रग एक्सपेरिमेंटल यूज थी, एक्सपेरिमेंटल ड्रग थी। मेरे पास सभी के एविडेंस अवेलेबल है, मेरे पास एक मेडिसिन के अवेलेबल एविडेंस है कि क्लिनिकल ट्रायल्स की कॉपी मिली ही नहीं, क्लिनिकल ट्रायल्स का पता ही नहीं। तो इस चीज पे आप देख लीजिए। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन और मिनरल बैलेंस, तो वो फीवर में आपने देख लिया होगा।
फर्स्ट वेव, अब एक चीज और की जो वेव्स की यदि बहुत बात चलते हैं, लहर आ रही है, लहर आ रही है, लहर ही आ रही है ना, और लहर में बहुत सारे बह भी जा रहे हैं। तो फर्स्ट लहर में तो कोई नहीं बहा था, आपने देखा होगा फर्स्ट लहर जब आई थी तो नो डैड ओनली फियर, हम तो रामायण और महाभारत देख रहे थे, है ना, हमें तो घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ सुन रहे थे कि वायरस आ रहा है, कोई आसपास के लोग नहीं मरे। 65 की लोग, मतलब जो हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी रहते हैं वही लोग क्यों मरे? आप सोच सकते हैं इसको कि 65 ईयर के जो पेशेंट हैं या उससे ऊपर के पेशेंट हैं, फर्स्ट वेव में उन्हीं को टारगेट क्यों किया गया? वायरस ने केवल, मतलब जो वायरस है, जो जिसका एक वायरस है उसका जो दिमाग है, उस इंटेक्चुअल वायरस ने उन 65 ईयर के जो पेशेंट हैं उनको ही टारगेट क्यों किया? मेरा ये क्वेश्चन है। क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे, है ना, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे और उनको बहुत इजी था टारगेट करना। सेकेंड चीज, फर्स्ट वेव की बात करता हूं, सेकेंड वेव पे आ जाइए। यहां पे क्या हुआ कि साइकोलॉजी थी डराने की, युवा जितने भी यंगस्टर्स थे उनको रोजगार चाहिए था। मैं आपको बता दूं, रोजगार चाहिए था, रोजगार उसी टाइम बहुत ज्यादा पीक पे था कि भैया रोजगार चाहिए है, और बहुत ज्यादा आंदोलन और ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहे थे। तो वहां पे उन्होंने टारगेट करना चाहा सेकेंड वेव के नाम पे यंगस्टर्स को, जहां पे 25 से 45 या 65 के बीच के जितने भी लोग थे उनको टारगेट किया गया बहुत ज्यादा। जहां पे साइकोलॉजिकली और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उठा के देख लीजिए, उनको वही स्टेरॉइड जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वही चीजें दी गई हैं। और इस वजह से क्या हुआ है कि डेथ हुई। प्रोटोकॉल्स आप देख लीजिए, जो प्रोटोकॉल्स है, मेरा मानना यह है कि जो भी प्रोटोकॉल्स है उसी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से पूरे भारत में ट्रीटमेंट दिया गया, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाया था, जिसमें एलोपैथी के अलावा कोई भी मेडिसिन नहीं थी, आयुर्वेद का कहीं कोई नाम नहीं था, सिर्फ काढ़े के अलावा सिर्फ काढ़ा था। तो वो फीवर की टैबलेट नहीं होती या वो नहीं होता, सिर्फ काढ़ा जो होता है वो इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है। तो काढ़े की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे जो ड्रग्स की बात है, होम्योपैथी मेडिसिन की है, तो वहां पे पूरा एक विस्तृत जो गाइडलाइन है डॉक्टर्स को नहीं दी गई, जिन्होंने फिर एलोपैथी और जो मेन जो मार्केटिंग थी रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जो भी ड्रग्स थी, इसकी पूरी मार्केटिंग हुई। इसके बाद यहाँ पे थर्ड वेव की यदि हम बात करें तो थर्ड वेव में अब क्या होगा? थर्ड वेव में निमोनिया, वही सब चीजें होंगी यहाँ पे। अब एक बात बताइए कि अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, बहुत डीपली क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आप थोड़े से मुझे जवाब दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लीजिएगा, ईमेल करिएगा, मेल करिएगा, है ना, जो भी आपको बोलना है वो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जैसे मैं आज स्वतंत्र हूं संविधान के थ्रू स्पीच जो मैं बोल रहा हूं, इस स्वतंत्र हूं बोलने के लिए, वैसे आप भी मुझे बोलने के लिए जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, जिस तरीके से बोलना है उस तरीके से बोल सकते हैं। मैं आपको पूरी छूट देता हूं क्योंकि संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है, उसका आप आर्टिकल्स का उपयोग कर सकते हैं, मैं भी उसी का उपयोग कर रहा हूं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं जो मुझे चाहिए। इससे सबसे पहले गवर्नमेंट को प्रॉफिट था, है ना, मैं बोलता हूं कि इससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट था। कुछ लोग बोलते गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं, मैं बोलता हूं गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉफिट था, इसलिए लॉकडाउन लगाया। कभी कोई वायरस, आप बताइए, कभी कोई वायरस 1 घंटे के लिए आएगा कि 1 घंटे का लॉकडाउन लगा दो, कर्फ्यू लगा दो, नाइट कर्फ्यू लगा दो, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा दीजिए, वायरस नहीं आएगा। दिन में आप सब्जी लीजिए, व्यापार करिए, जो करना है करिए, रात को कर्फ्यू लगेगा, रात को कुछ नहीं होगा। वायरस नाइट में आ सकता है क्या? सोचिए, आएगा? दिन में तो नहीं आएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद सुबह 6 बजे से 11 बजे तक आप सब्जी खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, फिर उसके बाद लगा सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ कर सकते हैं, मतलब ये चलता रहा। सुबह लगा दिया कर्फ्यू, फिर नाइट को लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है। सैटरडे संडे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैटरडे संडे में नहीं खुलेगा, मतलब वायरस बोल के आएगा कि भैया सैटरडे संडे बहुत दिक्कत हो जाएगी, बाकी दिन आप खोल सकते हो। तो ये जो कुछ है, इससे आप अपने लॉजिक, अपने दिमाग के क्वेश्चंस को बताइए कि इसकी प्रतिक्रिया क्या है, आप मुझे बताइए कि ये जो क्वेश्चंस हैं वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं, है ना। उसके बाद शराब की दुकान खुली रहेंगी, है ना, बहुत अच्छी बात है, शराब की दुकान खुली रहेंगी, शराब में भीड़ लगी रहेगी 20-20 किलोमीटर तक, 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर तक तो मैंने देखी है जबलपुर और दुनिया दूसरी जगह पे वीडियोस में, टीवीज में। तो यहाँ पे 5-5 किलोमीटर तो मैंने वाइन शॉप पे लाइन लगी देखी हो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं, है ना। और यहाँ पे जितने भी उद्योग हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका सबका बंद कर दिया गया। तो मतलब वहां बिजनेसमैन और स्कूल कॉलेजेस में वायरस आ सकता है, स्कूल्स में आ सकता है, कॉलेजेस में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकता।
वाइन शॉप पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ये चीज आप सोचिए कि ऐसा क्यों, और ये लगातार हो रहा है और हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बेवकूफ हैं, हम इस चीज को मान रहे हैं कि नहीं वायरस तो वहां नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है। मतलब इतनी लॉजिक, मतलब ये आप खुद सोचिए इस बारे में। अब यहां पे कॉमर्स क्या है, ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात। इसमें कॉमर्स क्या है, आप ऑक्सफैम यूनिवर्सिटी, जो ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशन है, ऑक्सफैम www.oxfam.org, उसने यूएनओ को एक रिपोर्ट सबमिट की है, आफ्टर लॉकडाउन की बात कर रहा हूं। वहां पे इसका नाम है द इनइक्वालिटी वायरस, ऑक्सफैम रिपोर्ट है ना, ऑक्सफैम रिपोर्ट। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि लॉकडाउन लगता है तो गरीब गरीब होते जाते हैं और अमीर अमीर होते जाते हैं। ये पूरा डिटेल है और पूरा साइंटिफिक डिटेल के साथ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ 10 पेज की रिपोर्ट है। इस 10 पेज की रिपोर्ट में आप इसको बारीकी से पढ़िएगा। जो कॉमर्स के हैं, मैं तो स्वास्थ्य का हूं लेकिन फिर भी समझता हूं, तो आप तो कॉमर्स के होंगे और जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं वो चीज आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को आप पढ़िएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल, कि लॉकडाउन लगेगा तो बिजनेस अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इन सब के बाद का क्वेश्चन, डेल्टा वायरस है, सब वायरस है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे मैं एक्ट की बात कर रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग हैं जिनको पता है कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को लागू करके आज भी हम उन्हीं कानून में फंसे हुए हैं, इसलिए ये वायरस आया है। आपको पता होगा कि भारत ही सबसे ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा, सबसे लंबा और सबसे खतरनाक तरीके का लॉकडाउन लगाया गया। लोगों को लाठियां मारी गई हैं, लोगों को धसोड़ा गया है, लोगों को क्या क्या नहीं किया गया है। कभी मतलब कोई नियम कानून नहीं है। एक वायरस के चक्कर में लोगों को कितना पीटा गया है और कितना शोषण किया गया है, ये तो आपने देख ही लिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये किस वजह से हुआ है मैं आपको बता दूं। इसमें 3 कानून है, बेसिकली 2 कानून है। एक कानून हेल्थ से रिलेटेड है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे पेंडेमिक एक्ट, आपदा एक्ट जो है, 1897 का एक्ट जो है, जो 1897 का, ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ था। इसके माध्यम से आपदा प्रबंधन लागू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से काम नहीं कर सकता। कोई भी, मतलब आपदा प्रबंधन लग जाता, महामारी एक्ट लग जाता है। तो महामारी जब एक्ट लग जाता है तो यहां पे पेंडेमिक एक्ट लग जाता है, तो यहां पे क्या होता है कि कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर या आयुष डॉक्टर या कोई भी बेसिक प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं बोल सकते, या प्रैक्टिशनर, वो किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं दे सकते, किसी भी तरीके का इलाज नहीं कर सकते, कि सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन चलेगी। तो ये अंग्रेजों के जो बनाए हुए कानून है, इसके थ्रू ही हमको क्या किया गया है, पूरा फंसाया गया। और पूरा फंसाया गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि जितनी भी डेथ हुई है गांव में, क्योंकि वहां पे कहीं भी आप देख लीजिए एमबीबीएस डॉक्टर्स कुछ गांव को छोड़ के जो गवर्नमेंट की सर्विस दे रहे हैं उनको छोड़ के किसी भी डॉक्टर्स, किसी भी कहीं भी अपॉइंटमेंट नहीं है, कहीं भी किसी भी तरीके के डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं है। जो ड्रग्स बोली किसी ने भी दे दी। तो इस तरीके से और उनका एक सेंटर बना दिया गया कि भाई कोविड टेस्ट एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में ही होगा। तो वो 50-50 किलोमीटर से बीमार होके उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, ग्लूकोज लेवल कम होता जा रहा है। वो इतनी दूर तक भाग भाग के भर धूप में, गर्मियों में, वो जो वहां के सिटी में जो हॉस्पिटल जहां कोविड टेस्ट हो रहा है वहां पे आ रहे हैं। तो उनके 1-1, 2-2 दिन में कितना प्रॉब्लम हुआ होगा। और गवर्नमेंट की हालत आपको पता है कि वहां पे ग्लूकोज की बोतल, दवाइयों की कमी। जब पूरे आसपास के 50-100 गांव के व्यक्ति एकदम से गर्मियों के जब मौसम में कोई बीमार होगा तो वो एकदम से किसी हॉस्पिटल पे हावी हो जाएंगे। और कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जिन्होंने डिग्री खरीदी है ना, जो डिग्री जिन्होंने मेडिकल की डिग्री जिन्होंने खरीदी है लाखों 60 लाख रुपए लगा के, वो क्यों देखेंगे, क्यों वो अपनी बॉडी को या अपनी को क्यों हार्म करेंगे। मैं भी होता तो मैं भी शायद नहीं करता। तो वो क्यों देखेंगे। तो डॉक्टर्स की कमी हो गई, तो पेशेंट ज्यादा हो गए, तो नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा हो गए, तो किसी ने देखा नहीं। छोटे जो पैरामेडिकल स्टाफ भी गांव में जो बैठे थे उन्होंने भी नहीं देखा, उन्होंने भी बॉटल्स नहीं लगाई, उन्होंने भी ट्रीटमेंट नहीं दिया प्रॉपर तरीके से कोविड के डर से, तो डेथ हो गई। दैट इज अ रियल फैक्ट फॉर डेथ। आप समझ लीजिए इस चीज को।
तो यहाँ पे डेथ हो गई। और फिर देन दूसरा कानून था पुलिस एक्ट। तो पुलिस एक्ट में ये होता है, वो भी 1861 का कानून है। तो यहाँ पे किसी को भी नहीं निकलने दिया जाएगा, क्योंकि वायरस है तो हम बैरिकेड्स लगा देंगे। बैरिकेड्स लगा दिए गए, है ना, क्योंकि वायरस है ना, वायरस है तो बैरिकेड्स। बाकी पुलिस तो पूरी खुली में घूम रही है, लोगों के कपड़े भी फाड़ रही है, उनको वायरस नहीं फैल रहा, उनको कुछ नहीं हो रहा। हमारे देश की पुलिस ऐसी है कि वायरस उनको नहीं हो रहा, वो तो कपड़े ही फाड़ रहे हैं, बैग भी चेक कर रहे हैं। इवन मैंने देखा है कि 10 लोगों के ग्रुप में 10 लोगों के एक पुलिस का अधिकारी पूरा बैग निकाल निकाल के देख रहा है और कह रहा है मैं रिस्क ले रहा हूं, मतलब उनको कभी कोविड कुछ नहीं हो रहा, और वो सबका देख रहा है, ऐसा नहीं सभी का, बीच चौराहे पे, और पूरा घेराबंदी कर रहा है। तो इस तरीके से जो एक्ट के थ्रू हमें फंसाया गया है, अंग्रेजों के कानूनों के थ्रू, ये है मेन रीजन कि हम यहाँ पे गुलाम है ना। ये सबसे पहली चीज है कि पहले गुलामी को समझिए, उसके बाद ही तो एक्ट करेंगे, उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज अ गुलामी, व्हाट इज अ स्लेवरी। और इसके बाद फिर जो प्रैक्टिस नहीं करने दी आयुष के हेल्थ ऑफिसर्स को, या जो होम्योपैथी के हेल्थ ऑफिसर्स को, या और दूसरे जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको कोविड का ट्रीटमेंट नहीं देने दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, यदि ये जो एक्ट है ये भी बाद में बनाया गया, लेकिन ये सुपरविजन में बनाया गया पुराने एक्ट को देखते हुए कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में जितने भी जिनको जो सही ट्रीटमेंट देते थे, जो सही औषधियां देते थे, जो फार्माकोग्नोस्टिक ड्रग देते थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन देते थे, उनको खत्म कर दिया गया, उनको झोला छाप बोल के जेल में डाल दिया गया। इवन अभी भी डाल दिया गया कुछ लोगों को पेंडेमिक एक्ट लगा के। तो पेंडेमिक एक्ट इसलिए बनाया गया था कि झोला छाप मैजिक रेमेडीज एक्ट के थ्रू उनको अंडर कर दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए। तो ये जो चीज हुई है ना, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। आप सबसे पहले यहाँ पे कुछ सजेशंस भी हैं, मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, आप कुछ सजेशंस भी हैं कि भाई सबसे पहले तो आप टीवी देखना बंद कर दीजिए थर्ड वेव में, यदि आपको पागल नहीं होना तो। यहाँ पे टीवी देखना बंद कर दीजिए, न्यूज़पेपर देखना बंद कर दीजिए, डायरेक्ट कॉल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वही रिंगटोन आएगी, कोविड है, बच्चों को सावधान, और ये सब चीजें। न्यूज़पेपर में वही न्यूज आएंगे, क्योंकि सबका टीआरपी का खेल है, आप समझ जाइए, सबका टीआरपी का खेल है। आप जो देखना चाहते हैं वो दिखाएंगे, आपको लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपका माइंड है, आपको वैसे ही देखना पसंद हो रहा है, वो वही दिखाएंगे, तो आपको क्या लगेगा कि वो आपको सच लगने लगेगा। और वो सच लगने लगेगा नासा की रिपोर्ट के हिसाब से, यदि 32 बार किसी भी चीज को रेगुलर दिखा दिया जाए, रेगुलर बता दिया जाए, तो वो चीज हमें सच लगने लगती है। तो ये चीज आपको समझिए कि वो 3 महीने तक क्यों दिखाया गया, एक ही न्यूज को क्यों दिखाई गई, क्योंकि सच नहीं था, सच कुछ और था। डिजिटल है ना, डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल डेथ दिखाई गई। यहां पे सीडीसी की रिपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था। और यहां पे एक और मास्क के बारे में है, मास्क और सैनिटाइजर के बारे में, फिर यहाँ पे मैं वीडियोस को समअप करूंगा। तो यहाँ पे जब मास्क लगाते हैं तो हमारी बॉडी में जो रिवर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जाती है बॉडी में लगातार हम मास्क लगाए रहते हैं, और मास्क लगाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में लगातार जाती है, तो लगातार जाने के साथ साथ वो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इन्फेक्शन करती है और 20 टाइम ज्यादा बीमार करती है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वो जो ग्रोथ मास्क में हो गई है फंगस की या बैक्टीरिया की, तो वो हमारे यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर एरिया में वहां पे हमारे चले जाएंगे, क्योंकि लगातार हम क्या कर रहे हैं, चाइना से आए हुए मास्क उनको लगा रहे हैं, है ना, चाइनीज मास्क का उपयोग कर रहे हैं, उसमें केमिकल जो डला हुआ है वो भी कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो ये भी आप समझिए। जो सैनिटाइजर है, इसके मेरे पास रिसर्च पेपर है, इसके अंदर जो सैनिटाइजर जो हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो वो भी कैंसर है, वो स्किन कैंसर कॉज करता है, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है। तो ये एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है बीमार करने के लिए, लॉन्ग टर्म बीमारी, लॉन्ग टर्म के लिए आपको मेडिसिन पे डिपेंड रखने के लिए एक बिजनेस चलता रहे, उसके लिए इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। जो मैं समझ रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, आप यदि इस वीडियो को, इस लेक्चर्स को या इस तरीके की बातों को थोड़ा भी समझ सकते हैं, तो इस चीज को समझिए और आवाज उठाइए, इस बारे में बोलिए, कुछ ना कुछ बोलिए, कुछ ना कुछ समझिए, क्योंकि ऐसे आप मूक बने रहेंगे तो देश 200 साल तक गुलाम रहा। इसी वजह से देश गुलाम रहा कि अंग्रेज आए, अंग्रेज कुछ नहीं कर रहे हैं, अंग्रेज तो व्यापार करने आए हैं, 200 साल तक गुलाम बना के गए। फिर कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने बोला कि वो तो कोड़े मारने लगे, है ना, ऐसे ही अब हो रहा है। बस वहां पे क्या था, शारीरिक गुलामी थी, यहां पे अब मानसिक गुलामी है, आपको समझना पड़ेगा। यह है मानसिक गुलामी। आप नहीं बोल रहे तो आपका
फायदा उठाया जा रहा है। आप जॉब्स इतनी कैंसिल हो रही हैं तो आप नहीं बोल रहे, कुछ भी सरकार ला रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ला रही है, आप कुछ नहीं बोल रहे, सरकार कुछ भी कर रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ में से 10 करोड़ भी बोल रहे हैं तो कोई उसका कोई औचित्य नहीं होता जब तक कि, क्योंकि मैंडेट तो हमने 130 करोड़ लोगों ने दिया ना सरकार को, तो उनको तो जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे गलत के थ्रू, तो वो तो जो करना है उनको करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे, बिजनेस लॉबी अपने हिसाब से सब कुछ करेगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को लेके बिल्कुल सीरियस हो जाएं आप लोग, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएं। आपको जो कॉपी मैंने बोला है, जो मैनेजमेंट की जो कॉपी है बच्चों के लिए कोविड केयर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने निकाली है, उसकी कॉपी यदि किसी को चाहिए हो तो मेरे पास है, मैंने डाउनलोड करके रखी है। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम करिए, मेल करिए, मैं जो भी चीज आपको चाहिए होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपके मेल पे प्रोवाइड करूंगा, आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करूंगा। आप उसको पढ़िए, आप एजुकेटेड हैं तो आप उसको पढ़िए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको कोई किसी भी तरीके की मेडिसिन बॉडी में डालने से पहले 10 बार सोचिए, कम से कम 1000 बार सोचिए, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो। मैं सिर्फ एलोपैथी की कंसर्न में बात नहीं कर रहा, मैं आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, किसी भी मेडिसिन की बात कर रहा हूं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सेफ है वो आयुर्वेद है ना। आयुर्वेद हमारी बॉडी के लिए सपोर्टिव है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। यहां पे ये गाइडलाइन को साथ रखिए, जो भी गाइडलाइन है गाइडलाइन को साथ रखिए। बच्चों की गाइडलाइन भी मेरे पास उसमें उसी गाइडलाइन में दिया हुआ है। तो बच्चों को मास्क नहीं लगाना, सबसे पहली चीज। 11 साल तक के बच्चों को गाइडलाइन, कोविड गाइडलाइन, हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 11 साल तक के बच्चों को मास्क नहीं लगाना है, मास्क मैंडेटरी नहीं है, किसी को भी मास्क नहीं लगाना है। मैंने 5-5 साल, 2-2 साल के बच्चों को मास्क लगाते देखा है। यदि उनकी ऑक्सीजन रुक गई तो डेथ भी हो सकती है और बीमार तो होना ही होना है ना। तो ये आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी छोटे बच्चे हैं उनको मास्क लगा के बिल्कुल ना छोड़ें, मास्क बिल्कुल ना लगाएं, किसी भी तरीके का मास्क उपयोग ना करें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के साथ मैं इस पर्टिकुलर जो एक एजुकेशन प्रोग्राम था, एक मेरे हिसाब से एजुकेशन प्रोग्राम था। आज लोकमान्य तिलक और शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती थी, तो 23 जुलाई था। इसके उपलक्ष्य में मैंने इस बात को पूरी ताकत से और पूरी जोर से उठाया है और पूरे समझदारी से उठाया है। एक एक फैक्ट को लेकर उठाया है, चीजों के रेफरेंस मेरे पास रखे हुए हैं। आपको जिस तरीके से भी रेफरेंस चाहिए हो आप मुझसे ले सकते हैं। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको हेल्थ रिलेटेड किसी भी तरीके की, कोविड रिलेटेड, डायबिटीज या किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी हो रही है और लगातार आप मेडिसिन खा रहे हैं और डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो उससे यदि करना है, अलग होना है, तो बहुत सारे वे हैं जहां से आप अपनी लाइफ को बचा सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को, लाइफ को बचा सकते हैं, पूरी कमाई को बचा सकते हैं, अपने पूरे हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमी को बचा सकते हैं और पूरी फैमिली को खुश रख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यदि आपकी वेल्थ गई तो आपकी हेल्थ चली जाएगी और हेल्थ चली जाएगी तो आपका फैमिली भी चली जाएगी। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ मैं इस हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को या हेल्थ लेक्चर्स को मैं यहां समाप्त करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।